आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, और किस्सा कुर्सी का में हमने आपको बताया महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। बिहार में भी मोदी के लिए महाराष्ट्र जैसे हालात हो सकते हैं। यहां भी बड़े गठबंधन से बीजेपी को लड़ना होगा। लेकिन बिहार इन दिनों चर्चा में इसीलिए है क्योंकि बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों का एक जमघट लगने वाला है 23 जून को। इसकी पुष्टि हो चुकी है। 23 जून को 24 का पहला ट्रेलर देखने को मिलेगा, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल तब समेत तमाम नेता होंगे। उनकी पूरी लिस्ट जो है वो हम आपको बताएंगे अभी। तो 23 जून को 24 की टक्कर का पहला ट्रेलर वो आपके सामने आने जा रहा है। और इसके अलावा राहुल, ममता, केजरीवाल, अखिलेश, ये सब क्या एक साथ लड़ेंगे, इस पर एक सवाल है। विपक्ष का कोई चेहरा बनाया जाएगा या विपक्ष के चेहरे के नाम पर किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। और साथ ही 24 में नरेंद्र मोदी से क्या 50% की लड़ाई होना तय है। क्या ये विपक्षी एकता उस हद तक जा पाएगी, देखना होगा। ये हमारे आज के सवाल हैं। आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो कैसे इस बड़ी बैठक की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनको कितनी आशा है कि इस बैठक से कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा, विपक्ष को फायदा होगा और नरेंद्र मोदी को घेर पाएंगे। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए मत, अभी सब उनसे बात नहीं हो पाई। बाकी और सब लोग तो नहीं है। तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। जो आ रहा है लीडर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल बता ही ना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी, और राहुल गांधी। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ कहा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा है, सब नेता आ रहे हैं। ये दरअसल नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि अगली बैठक जब रखी जाएगी तो आप अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकते, पार्टी के नेता को ही, बड़े नेता को ही आना पड़ेगा। अब कौन कौन आ रहा है इस बैठक में जरा देखिए, बड़ी लंबी लिस्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, ये सबसे बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी स्टार अट्रैक्शन आप इसमें मान सकते हैं। ममता बनर्जी भी होंगी, अखिलेश यादव भी होंगे, मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन भी होंगे, शिवसेना के उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे भी होंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी होंगे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर होंगे और उनके अलावा लेफ्ट पार्टीज के तमाम नेता वो भी वहां पर जुटने जा रहे हैं। तो जैसा बता रहे थे तेजस्वी, लगभग 15 पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन सारे लोगों के बीच किस किस्म का अंतर्विरोध है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कोई संयुक्त चेहरा विपक्ष का ढूंढा जा सकता है। हम ये उम्मीद तो कोई नहीं करता कि वो पहली बैठक में होगा, लेकिन क्या उस पर बात होगी, मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा। दूसरा, ये बात जब सीटों के बंटवारे पर पहुंचेगी तो क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा जो सबको मान्य हो। बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियां अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग अभी से करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़े, हमारे राज्य में कोई दखल न दे। ममता बनर्जी भी ऐसा ही चाहती हैं, बाकी राज्यों के अखिलेश यादव वो भी ऐसा ही चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं। फिर इस मीटिंग से निकलेगा क्या। तीसरा कंफ्यूजन, जैसे बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का साथ टीएमसी को कैसे मिलेगा। लेफ्ट और कांग्रेस का वर्कर तृणमूल के वर्कर के साथ हाथ में हाथ डाल करके कैसे चुनाव में जाएगा, यह बड़ी बात है। और चौथा कंफ्यूजन, जैसे दिल्ली और पंजाब की अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े होना क्या कांग्रेस का वर्कर पसंद करेगा। क्या राहुल गांधी के गले ये बात उतरेगी कि दिल्ली में और पंजाब में वो कम सीटों पर लड़े और आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ाई लड़े 2024 में। तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत हुई है, कम से कम ये एक बड़ी बात है। विनोद जी, अभी तो कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये भी तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन कम से कम एक कॉन्क्रीट बड़ा स्टेप तो दिखाई दे रहा है विपक्ष का। कल प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता था दीवारों पर, रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें। तो गठबंधन ही गठबंधन मिल तो लें। तो मतलब पहले मिले तो सही, अभी तक तो मिलने का ही तय नहीं हो रहा था। और एक चंद्रशेखर राव को छोड़ करके बाकी सब आ रहे हैं। अगर तो पहले तो कहते हैं ना, गिले शिकवे दूर करें, बात करें, लेकिन जो आपने 4-5 सवाल उठाए बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े अहम हैं। नेता का सवाल तो मान लीजिए ये हो सकता है चुनाव तक नेता का सवाल तय ही ना हो और ये कह दिया जाए कि नेता जो है उसका फैसला चुनाव के बाद होगा।
ये इसकी बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन सीटों का बंटवारा खास करके उन राज्यों में जैसे दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, जहां कांग्रेस जो है ज़्यादा शेयर चाहती है, उत्तर प्रदेश, तो बिहार में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी लगभग हो जाएगा क्योंकि उसका फार्मूला बन क्योंकि जाएगा। वो ऑलरेडी आप एक गठबंधन में चल हाँ, रहे लड़ हैं। रहे हैं। तमिलनाडु में समस्या नहीं है, समस्या जो है वो इन्हीं राज्यों में है। अब जो आपका बड़ा अहम सवाल है, क्या दिल्ली में कांग्रेस का वर्कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा? देखिए, इसमें बड़ा पेच है। 2019 में, 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी स्वीप करती है दिल्ली विधानसभा, लेकिन 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होती है दिल्ली में, और 7 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 पर रहती है। पंजाब में 9 MP हैं कांग्रेस के, जीते 2019 में। तो ऐसा, और आम आदमी पार्टी का अब एक सांसद जीत पाया है बाई इलेक्शन में जालंधर से। संगरूर की सीट आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बनने के बाद 2 महीने के अंदर चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी हार जाती है, और वहाँ सिमरनजीत सिंह मान जीतते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे पंजाब में अपना दावा छोड़ देगी कि कि 4 पे हम लड़ रहे हैं और 9 पे तुम लड़ लो? नहीं, तो बिल्कुल स्पष्ट है इन 2 राज्यों में तो कि लोगों ने मन बना लिया कि अगर मोदी एक तरफ है तो दूसरी ओर कांग्रेस है। तो यही कांग्रेस का तर्क है दिल्ली और पंजाब को लेके कि भाई विधानसभा में आपकी ताकत है, लेकिन लोकसभा में लोग हमें कांग्रेस को देखते हैं। तो ये पेच क्या अरविंद केजरीवाल मानेंगे इसको? और अभी राज्यसभा में जो अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की चुप्पी है और उस पर कोई कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या पटना की बैठक में उस पर भी चर्चा होगी और उस पर कांग्रेस को मनाया जाएगा? हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसी दबाव के तहत वहां जा रहे हों। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितना स्पेस देंगे, ये भी, क्योंकि बार बार वो कहते हैं हम तो अकेले लड़ेंगे। तो ये सारे बड़े यक्ष प्रश्न हैं जिनका उत्तर भारतीय विपक्ष की गठबंधन को खोजना है। गठबंधन बनाना इतना आसान, खुद राहुल गांधी ने कहा है विदेश में, आपने सुना होगा अभी जो अमेरिका के दौरे में, कि बहुत सारे वहाँ गिव एंड टेक के इश्यूज हैं, लेकिन हमको, लेकिन उन्होंने एक वो पॉजिटिव नोट का स्टेटमेंट था कि हम कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष एक होगा, है हमारे बीच में कुछ इश्यूज। पॉजिटिव नोट का तो देंगे ही, इसलिए देंगे क्योंकि अगर पॉजिटिव अभी से नेगेटिव नोट देने लगेंगे तो फिर बैठके नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, ये नेता एक दूसरे के लिए क्या कह चुके हैं। इनका एक मंच पर आमने सामने बैठना भी ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी आमने सामने बैठे। ममता बनर्जी जो नाम लेना पसंद नहीं करती थी, और एक बार नाम लिया तो कहा था कि ये तो बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर का काम करते हैं, बीजेपी की टीआरपी है राहुल गांधी। ये कहने के बाद राहुल गांधी ने ये कहा था, राहुल गांधी की पार्टी टीएमसी को भ्रष्ट पार्टी बताती है, करप्ट पार्टी बताती है, बीजेपी की बी टीम बताती है। इस सब के बाद आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी, केजरीवाल और राहुल गांधी सामने बैठे होंगे, ममता बनर्जी और राहुल गांधी सामने बैठे होंगे। ऑकवर्डनेस तो होगी वहां पर। नहीं, पहले तो सवाल ये है कि किसने कंफर्म किया कि ये सब आ रहे हैं? लल्लन सिंह। लल्लन सिंह की क्या हैसियत है इस पूरे उसमें? लल्लन सिंह बोले मतलब नीतीश कुमार बोले? नहीं, आप देखिए 12 जून की बैठक हुई, नीतीश कुमार के लिए भी कह रहे हैं 12 जून की बैठक तय हुई। 12 जून को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा सकते हैं, ये बात जयराम रमेश टेलीफोन उठाते और नीतीश कुमार को कह सकते थे, तारीख बदल जाती। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल जी तो जाएंगे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यक्रम लगा है, नहीं जा पाएंगे, हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे और किसको भेजेंगे ये बाद में बताएंगे। तो अगर साथ बैठने वालों की बातचीत प्रेस के जरिए हो रही, मीडिया के जरिए हो रही है, तो इससे अंदाज़ा लगाइए। अभी डेरेक ब्रायन का एक बयान आया, उन्होंने कहा विपक्षी एकता की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो जिस राज्य में मजबूत है वो बीजेपी के खिलाफ लड़े। तो कौन सा फॉर्मूला होगा? अभी ये विनोद जी ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी जगह देंगे। हम कह रहे हैं क्यों जगह देंगे? अखिलेश यादव अगर कांग्रेस को जगह देंगे, ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को जगह देंगी, आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस को जगह देंगे, तो नुकसान किसका होगा? उन्हीं का नुकसान होने वाला है। मतलब अपने हिस्से में से ही तो काट के देंगे। तो कांग्रेस बढ़ेगी, ये बात मानकर चलिए। विपक्ष में जो भी बड़ी पार्टी होगी वो बढ़ेगी, तो बाकी क्षेत्रीय दल घटेंगे। तो ये जो रीजनल पार्टीज को भी समझ में आता है कि कांग्रेस के बढ़ने का मतलब है हमारा संकुचन। तो क्या इसके लिए बाकी पार्टियां तैयार हैं? अब जैसे तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले से अलायंस है, जहां जहां अलायंस है। देखिए, तमिलनाडु में अलायंस है, महाराष्ट्र में है, बिहार में, तीन बड़े राज्यों में है, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ समस्या नहीं होगी, यहाँ कांग्रेस के पहले से अलायंस है। दिक्कत आएगी नहीं है, दिक्कत यूपी है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, तेलंगाना है।
और उसके अलावा पंजाब और दिल्ली। तो ये इस बारे में तो अभी कुछ जो है वो किसी की ओर से कोई बयान नहीं आया कि आम आदमी पार्टी कहे कि हाँ हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं, कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हैं कांग्रेस के लिए। तो ये बैठक केवल ऑप्टिक्स के लिए तो नहीं हो रही है, मतलब कि ये दिखाया जाए कि भाई विपक्ष मिलकर एक साथ कुछ करेगा। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि अगर इसके लिए भी ये बैठक हो गई और ये जितने नाम अभी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं या जो तेजस्वी बता रहे हैं, ये सब हो गया तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बैठक होना ही अपने आप में। बैठक होना अपने आप में चमत्कार है, और उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जा रहे हैं तो अब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं, पटना में एक उठक बैठक वाली भी फोटो हुई थी, वीडियो जारी हुआ था, याद आया होगा आपको। नीतीश जी उठ जाइए, बैठ जाइए, चंद्रशेखर राव जी उठ जाइए, बैठ जाइए। तो दरअसल ये उठक बैठक जैसी स्थिति है ये विपक्षी गठजोड़ जो है, और इसमें जितने लोगों के लिए कहा जा रहा है, देखिए कांग्रेस एक जगह जाके बड़ी स्पष्ट है और मैं उसे अच्छा मानता हूं, उसकी राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। उसको पता है कि अब हम कहां खड़े हैं। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी को यह एहसास ही नहीं था कि वो कहां खड़ी है, और निश्चित तौर पर ये क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता की बात है। नीतीश जी को लेकर मैं बार बार कहता हूं, वो उनकी पार्टी के लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। नीतीश जी अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं जहां उनको पता है कि सब हारे हुए हैं, सम्मान मिलता रहे। जैसे गांव घर में बुजुर्ग होते हैं ना, उसकी सुनी कुछ नहीं जाती है, लेकिन जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो बढ़िया गद्दा तखत वखत लगा के, मसनद लगा के उसको बैठा दिया जाता है। वो बैठता, कहते हैं भाई इन्हीं की बात हम लोग सब सुनते हैं। दादा बैठे, सुनता कोई नहीं है उनकी। अब नीतीश जी की बात ये सब सुन लेंगे। नीतीश जी का मान रखने के लिए चले गए हैं क्या बस? नहीं, ये फोटो ऑप्टिक्स है। उस फोटो ऑप्टिक्स में नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं। उनका अपना वोट बैंक गायब हो रहा है, वो दूसरे का कुछ कर नहीं सकते। जो मजबूत हैं वो तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना, जो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसको आप कहते थे अच्छा चलो इसकी बात हम मान लेते हैं। क्या ममता, अरविंद, केसीआर, इनमें से कोई कुछ मानेगा? और एक चीज और समझिए, जो प्रदीप जी ने कहा क्षेत्रीय दलों वाला, मैं उसके आगे कहता हूं, वो कहां से देंगे? अरे भाई, जो सर्वे है उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, कहा जा रहा है कि इस बार 71+2 वाले आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार कर सकती है। क्या आधार के जो बेस बचा हुआ है, अगर 50% प्लस के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी, जो उत्तर प्रदेश में दिखता है लगातार जो उसकी परफॉर्मेंस, तो कहां से अखिलेश दे देंगे? अरे उनको तो घर वाली जो 3, 4, 5 सीट है वही बचाना कठिन है। अपने घर के लोग जीतेंगे, उनको बहुत लोग कांग्रेस को बहुत लोग ये देना है, सीट थोड़ी ज्यादा देनी है। नहीं, लड़ने के लिए भी, लड़ने के लिए बीजेपी अपनी सीटें लड़ेगी, वो अपनी सीटें लड़ेगी। देखिए ये बात ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई जो 2019 में यूपी में प्रयोग हो गया, अखिलेश मायावती साथ लड़ लिए, उससे बड़ा आप क्या गठबंधन कर सकते हैं कोई भी। लेकिन अब हर चुनाव एक सा नहीं होता। अगर वो गठबंधन आज हो जाए तो क्या वो चुनौती नहीं दे सकता नरेंद्र मोदी? नहीं, उस गठबंधन में सौरभ जी अखिलेश, मायावती और कांग्रेस का होना जरूरी है। अगर उस गठबंधन में, हालांकि 19 का परिस्थितियां बदल गई थी बिल्कुल, उसको अलग हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस 2015 में, कांग्रेस का भले वोट परसेंटेज कम हो, उसकी सीटें वो चाहे 5 लड़े, लेकिन जो परसेप्शन के लेवल पर जो ग्लू बनता है, तब गठबंधन की थोड़ी विश्वसनीयता। मैं वही कह रहा हूं, जो बात क्योंकि हर्षवर्धन जी ने कहा कि बीजेपी इस वक्त दिखाई देती है 14 वाली परफॉर्मेंस को भी बीट करने की हालत में, तो क्या ये गठबंधन जिसकी कोशिश होगी पटना में, ये अगर यूपी में हो जाए, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस तीनों पार्टियां एक साथ आ जाएं, तब भी क्या चुनौती नहीं है भाजपा के लिए? नहीं, चुनौती तो होगी, मेरे हिसाब से चुनौती हो। ऐसा नहीं है कि हर चुनाव की परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वीप कर जाएगा, लेकिन तब बीजेपी के लिए हर सीट पर लड़ाई होगी अगर ऐसी स्थिति होती है। और अगर अलग लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी नहीं, मुझे नहीं लगता चुनौती होगी। उसकी वजह है कि 19 से आप देखिए तो तीनों पार्टियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आप देखिए तो घटी है, उनका जनाधार घटा है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है, जो 14 या 19 में दिख रही थी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा मजबूत हुई है। और दूसरी बात, देने के लिए कुछ नहीं, मायावती के पास जाटव वोट बचा हुआ है, वो वही 12-13% उनको वोट मिल रहा है, वो वोट यादवों के साथ नहीं जा सकता। समस्या ये है कि जो बचा है वो ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है, कम से कम समाजवादी पार्टी को। तो इसलिए जो है, और कांग्रेस के पास कोई वोट ही नहीं बचा है। तो देखिए, जब मायावती और अखिलेश यादव का और उधर आरएलडी का गठबंधन हुआ 2019 में, तो सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो फर्क डालता है मुस्लिम वोट का,
पूरा वोट, मुस्लिम वोट जो है इस गठबंधन को गया, कांग्रेस को तो नहीं मिला कुछ। तो इसलिए कांग्रेस रहती या न रहती उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर ये तीनों पार्टियां फिर से मिल जाएं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, एक अंतर पड़ेगा प्रदीप जी, एक अंतर पड़ेगा कि राहुल जी अगर कानूनी स्थितियां कुछ उनके पक्ष में जाएं तो अमेठी सांसद हो जाएंगे, इसके अलावा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अमेठी से सांसद हो जाएंगे। वो तो पिछली बार भी जो है उत्तर प्रदेश अमेठी जीत जाएंगे राहुल गांधी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर सब एक साथ हो जाए तो एक ही अंतर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी भी सांसद हो। नहीं तो पिछली बार भी वरना सपा ने कोई उम्मीदवार और ही नहीं खड़ा किया कोई था। और परिवर्तन नहीं होने जा रहा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। ये इंटरेस्टिंग थॉट है। अगर वहां गठबंधन जैसा कुछ बन जाए तो राहुल गांधी अमेठी निकाल लेंगे। नहीं, ये हो सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि अब कांग्रेस की स्मृति ईरानी जी से सवाल हर कोई पूछता है, एक सीट पर लगी है, एक सीट पर, उसके अलावा वो बहुत चिंतित भी नहीं। स्मृति ईरानी जी से हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप दोबारा लड़ेंगी, और वो हाँ तो नहीं कहती हैं, लेकिन जवाब लगभग हाँ ही होता है कि पार्टी चाहेगी तो मैं लड़ूंगी। लेकिन पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि वो दोबारा चुनौती दें हमारे? नहीं, उसके अलावा आप देखिए तो भाई सपा और बसपा लंबे समय से अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं खड़ा करती। पिछली बार बसपा ने खड़ा किया, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी जो है अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती थी। इस बार अखिलेश यादव ने जरूर घोषणा की है कि हम इस बार अमेठी और रायबरेली भी लड़ेंगे। बसपा ने 2009 में भी खड़ा किया था उम्मीदवार। एक सेकेंड सर, इसी पर, बट आपको लगता है कि वहां राहुल गांधी का दोबारा आ पाना चुनाव में मुश्किल है? मैं कह रहा हूं अभी तो ये तय नहीं हुआ अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। 2014 में पोलिंग से 3 दिन पहले सोनिया गांधी का मुलायम सिंह यादव को फोन गया। मुलायम सिंह यादव ने पूरी ताकत न लगाई होती तो 2014 भी हार सकते थे राहुल गांधी। जी विनोद जी। नहीं, मैं इस हर्षवर्धन जी या प्रदीप जी की बात का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना व्यू पॉइंट जरूर दूंगा। हर चुनाव में फर्क होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव की परिस्थितियां। ऐसा नहीं है कि जो दलित बीजेपी को चला गया वो जाकर बैठ गया, वो लौट ही नहीं सकता बीएसपी का वोट। अभी प्रदीप जी ने कहा कि 2019 इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में वोट घटा है। भाई 2022 में समाजवादी पार्टी का वोट भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। ऐसा नहीं कि उसका वोट 2017 के मुकाबले कम हुआ है, 2019 के मुकाबले कम हुआ। उसका वोट अलायंस के मिला के 36% पहुंचा जाकर के। सीटें 124 लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा की नहीं। लोकसभा में वही चुनाव तो हुए 14 और 19, तीसरा तो होगा ना। हम अगर ओवरऑल इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें, उसे विधानसभा भी जोड़ लें, बीजेपी निश्चित रूप से आज की तारीख में सबसे मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से गठबंधन हो जाए सपा बसपा और कांग्रेस का, और सीटों का बंटवारा हो जाए और नीचे तक ये पार्टियां करें जैसे बिहार में किया था, तो चुनौती मिल सकती है, टक्कर हो सकती है। ये फिर भी मैं कह सकता हूं, हो सकता है बीजेपी की सीटें तब भी ज्यादा होंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा फिर केक वॉक नहीं होगा। एक मेरा फाइनल सवाल है, अब क्योंकि सब पार्टियां चाह रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी उन्हीं जगहों पर चुनाव लड़े जहां पर बीजेपी के साथ सीधी फाइट है और उनके राज्यों में दखल ना दे। अब कांग्रेस क्या करती है पता नहीं। कांग्रेस कहती है कि हम क्यों 400 450 से कम पर हम क्यों लड़ें, 350 से हम पर मान लिया 350 ही सही। तो क्या इस चुनाव में कहीं कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी वोट कटुआ पार्टी तो नहीं बनने जा रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस, हम सब एक बात को तो मानने लगे हैं कि भाई कांग्रेस का ग्राफ उठान चढ़ाव पर है, कांग्रेस को मुसलमान भी देखने लगा है कि ये विकल्प है हमारा, कर्नाटक ने दिखा दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की जीत की कोई बड़ी वजह तो नहीं बन सकती? नहीं, वो तब बन सकती है अगर अलायंस ना हो। अलायंस ना हो उसी सूरत में क्या? हाँ, उस सूरत में बिल्कुल बन सकती है। भाई आखिर अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 2% भी मुस्लिम वोट मिलेगा तो कहां से मिलेगा? समाजवादी पार्टी का ही कट के मिलेगा, बीजेपी को तो मिलता नहीं है। तो इसलिए जो है, इसी तरह से बंगाल में देख लीजिए, एक बाई इलेक्शन हारने के बाद ममता बनर्जी का रिएक्शन आप देखिए क्या है। तो आशंका तो इन क्षेत्रीय दलों को इस बात की है कि अगर बिना अलायंस के कांग्रेस लड़ती है तो हमारा नुकसान करती है, अलायंस में लड़ती है तो वैसे ही नुकसान करती है, क्योंकि हमको कम सीटें लड़नी पड़ेंगी। नहीं, और एंट्री दे देगी ना। हाँ, और एंट्री देंगे तो वो वोट तो उनके पास जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही है। ठीक, वो एक बार लौट गया अपने घर, पुराने घर, तो फिर लौट के क्यों इधर आएगा? चलिए ठीक, अभी हमने विपक्षी एकता और क्या समीकरण बन सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा ये रही, और कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें रोल हो सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम उस खबर पर बात करना चाहते हैं आज खास तौर पर, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, और
इसके पीछे के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा खेल खेल में कैसे बच्चों को मुसलमान बनाया गया ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। अचानक माता पिता ने देखा कि उनका बच्चा नमाज पढ़ने लग गया। जब वो एक बेटी ने बताया कि गेम खेलते खेलते उसको इस्लाम के बारे में बताया जाने लगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, और आगे जाकर के आप देखते हैं कि यही मुद्दे चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर फिर ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाए जाते हैं पार्टियों के ऊपर। तो ये अभी जो हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों इसे अभी रोका जाना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।